अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आइडियल गैसेस। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ना जो पहला टॉपिक है वो आपने डेरिवेशन करनी है फॉर द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड अ बॉक्स। ठीक है, क्यूब शेप बॉक्स है जिसके अंदर आपकी गैस फिल हुई हुई है और आपने प्रेशर जो है ना फाइंड आउट करना है उसके अंदर। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि एक क्यूब शेप बॉक्स है और इसमें आपकी गैस के मॉलिक्यूल्स फिल्ड हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल एक ही मॉलिक्यूल गैस का कंसिडर कर रही हूँ जिसका मास m है और वो -c की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताइएगा, आवाज़ वगैरह क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है? जी क्लियर है। चलें सही। अच्छा, इस क्यूब की लेंथ l है और स्पीड उसकी मैं -c जानबूझ के ले रही हूँ। -c इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी वो जब मैं मोमेंटम में चेंज फाइंड आउट करूँगी तो इनिशियल वेलोसिटी अगर नेगेटिव में ली होगी तो ओवरऑल जो चेंज इन मोमेंटम है वो पॉजिटिव में आएगा। अदरवाइज अगर फाइनल को नेगेटिव ले लूँगी, रिबाउंड के बाद वाली वेलोसिटी, तो वो फिर एक नेगेटिव साइन जो है ना वो बॉदर करता रहेगा। तो ये मॉलिक्यूल हिट करेगा इस फेस के ऊपर। ठीक है, तो हमने प्रेशर का के लिए जो है ना डेरिवेशन करनी है, तो प्रेशर का फार्मूला हमें पता है, फोर्स ओवर एरिया होता है। और फोर्स हम कैसे निकालेंगे? चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम से। और चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है जी, ये होगा हमारा चेंज इन मोमेंटम। और हम इसके लिए कर लेंगे, अगर ये रिबाउंड करेगा तो सी की स्पीड से रिबाउंड करेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं इसके अंदर। तो ये आ जाएगा सी माइनस, और ये वाला भी नेगेटिव आ जाएगा इसके अंदर, तो ये 2 टाइम्स द mass of the molecule into speed with which it is hitting the face। ठीक है जी, वन फेस ऑफ द बॉक्स। तो ये आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब इसमें हम प्लग इन कर सकते हैं फोर्स मालूम करने के लिए, लेकिन अभी हमें टाइम का इशू है। तो हम ये कहेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि हमारा मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से ट्रैवल करता है, फुल ऑन एल लेंथ एल ट्रैवल करता है, फेस पे हिट करता है और वापस आता है, पूरी लेंथ वापस आता है। तो इसका मतलब है कि, और हम ये भी कह रहे हैं कि स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही, तो फार्मूला कांस्टेंट स्पीड के लिए होगा v इज इक्वल टू डी बाई टी। यहाँ से जी हम t फाइंड आउट कर लेंगे, यानी d डिवाइडेड बाय v, और आपका जो डिस्टेंस है वो 2l ट्रैवल किया आपके मास ने और स्पीड उसकी c है। अब इस वैल्यू को भी आप इधर प्लग इन कर देंगे तो आपकी फोर्स आ जाएगी जी। फोर्स निकल आएगी हमारी 2mc डिवाइडेड बाय 2l डिवाइडेड बाय c। ये जी 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा mc² बाय l। ये आपकी फोर्स आ गई। अब आप इस फोर्स की वैल्यू को प्रेशर के फार्मूला में लगाएंगे तो आपका प्रेशर भी निकल आएगा। प्रेशर आ गया जी mc² बाय l, और नीचे एरिया है तो वो l² आ जाएगा। तो ये आपका प्रेशर आ गया mc² बाय l³। लेकिन इशू ये है कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है वो x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो मैं इसको cx कह दूंगी। और चूंकि यहाँ पे x डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाला एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होंगे, तो मैं कहती हूँ कि प्रेशर ड्यू टू मॉलिक्यूल 1 इज इक्वल टू mc1x² ओवर l³। और मैं आपको बता दूं कि तमाम मॉलिक्यूल्स का मास सेम है क्योंकि वो एक ही गैस के मॉलिक्यूल्स हैं सारे। तो हर मॉलिक्यूल का मास जो है वो m ही लिखूंगी, और l³ आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी इसको रिप्लेस कर देती हूँ वॉल्यूम से। ठीक है जी, तो ताकि इजी हो जाएगा, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। इसी तरह अब जी हमें दूसरा दूसरा जो आपका गैस का मॉलिक्यूल होगा उसकी वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा फेस पे, इस वाले फेस पे ऑफ द क्यूब पे, तो वो हो जाएगा mc2x² ओवर v एंड सो ऑन। और जो nth मॉलिक्यूल है उसकी वजह से प्रेशर हो जाएगा mcnx
स्क्वायर ओवर वी। अब आपने चूंकि एक्स डायरेक्शन में जो ट्रैवल करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से टोटल प्रेशर निकालना है, तो इट वुड बी P1 प्लस P2 प्लस अप टू सो ऑन अप टू Pn। ठीक है जी, ये हमने ऐड कर देने हैं सारे, C1 x स्क्वायर ओवर वी। मुझे कोई गलती वगैरह मैं करूँ तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि कभी कभार मिस्टेक भी हो जाती है, कोई कोई चीज़ रह जाए या कुछ ऐसा। ठीक है जी, तो मैम ये ज़रा जो देखा। ऊपर आपने फार्मूला डिराइव किया है इसमें नीचे हम्म आपने एल क्यूब बनाया है। हम्म हम्म हम्म। इसमें ऊपर जो फोर्स की वैल्यू डाली है तो वो एरिया के ऊपर आनी चाहिए, तो नीचे जो एरिया का एल स्क्वायर है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए फोर्स से? नहीं 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 बेटा, नहीं। जैसे पिछले पार्ट में आपने सी को ऊपर जाकर सी स्क्वायर किया। हाँ देखो ना बेटा, उसमें यूं है कि किधर गया ये देखो, मैं आपको बताती हूँ, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो फ्रैक्शन में थी। अभी बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। देखें, जैसे ए डिवाइडेड बाय बी बाय सी होगा ना, तो उसका आंसर आएगा ए मल्टी, यानी डिवीजन साइन में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगी तो सी बाय बी आ जाएगा। इसलिए वो सी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तभी तो मैंने सी को ऊपर जाके मल्टीप्लाई किया। जबकि इसमें ये वाले जो फार्मूला में, इसमें जरा देखें कि प्रेशर जो था वो फोर्स ओवर एरिया था, तो फोर्स की वैल्यू आपकी थी mc² बाय L। ठीक है, मतलब, और फिर डिवाइडेड बाय आपका एरिया था, है ना। तो ये वाली जो चीज़ है, ये ऐसे है जैसे A/B होल डिवाइडेड बाय सी। तो इसको, इसमें डिवीजन साइन के नीचे सी है, तो ये आ जाएगा A/B मल्टीप्लाइड बाय 1/C, इसलिए बी और सी मल्टीप्लाई होंगे। ये जी बात समझ ठीक है, अब समझ आ समझ आ गई। गया। हाँ, यानी इसमें और इसमें डिफरेंस है। तो ये दो चीज़ें थी। ठीक है जी, अच्छा। अब आ गया हमारा काम, टोटल प्रेशर निकाल रहे थे हम, तो यहाँ पे मास ओवर वॉल्यूम जो है वो कॉमन आ जाएगा। ये आ जाएगा C1 x² प्लस C2 x² प्लस अप टू सो ऑन प्लस CN x²। अब हम लोग एक ट्रिक लगाएंगे कि ये इतनी सारी वेलोसिटीज़ हैं जो ऐड अप हो रही हैं, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इनकी इनकी एवरेज ले लेंगे। ठीक है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि एवरेज जो है वो कैसे होगी, कि जैसे अगर टू वेलोसिटीज़ हों तो आप उनको ऐड करते हैं तो टू से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे n वेलोसिटीज़ हैं और उन वेलोसिटीज़ का स्क्वायर है बेसिकली। तो इन सबको आप ऐड कर दें अगर, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज लेने के लिए? n से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर n वेलोसिटीज। और इसका जो एवरेज आएगा उसको आप इस तरह लिख सकते हैं, C x²। ये आपका एवरेज होगा। या आप इसका, एक और ऑप्शन है अवेलेबल है कि आप इसको यूं करके भी लिख सकते हैं, बार ऊपर लगा दें। ठीक है जी, तो सेम बात है। अब आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं C1 x² प्लस C2 x² प्लस अप टू सो ऑन प्लस CN x², तो ये वाली जो टर्म है ये ऐसे लिखी जाएगी। तो मैं ऐसे करती हूँ कि इस वैल्यू को यहाँ पे, एक मिनट है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे प्लग इन करते हैं इधर, ये जो टोटल प्रेशर का फार्मूला हमने किया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम प्लग करने लगे हैं, तो ये आ जाएगा कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू m/v इंटू n एवरेज या मीन स्क्वायर स्पीड इन x डायरेक्शन। ये आ गया। अब आपको ये भी पता है कि ये जो टोटल प्रेशर है, ये अगर मैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये टोटल मास आ जाएगा गैस का। ठीक है जी, और टोटल मास को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो ये डेंसिटी आ जाती है, तो ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय मीन स्क्वायर स्पीड। अच्छा, एक बात आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ना वो अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि वो बताते हैं कि जैसे गैस के एक मॉलिक्यूल की स्पीड जो थी वो लेट से 2 है, दूसरे की स्पीड जो है वो लेट से 3 है, तीसरे की जो है वो 2.5 है, इस तरह से करके। तो वो कहते हैं कि जी आप ये मीन स्क्वायर स्पीड निकाल के दें। तो आपने क्या करना है कि बेसिकली ये ऐसे होगी मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, ये होगी आपकी मीन स्क्वायर स्पीड। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि मीन स्क्वायर स्पीड वो कैसे निकाल लेंगे, टू
+3 + 2.5 डिवाइडेड बाय 3 और फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो याद रखिएगा कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ करेक्ट है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब ये है कि आपने पहले उसके स्क्वायर लिए हैं सब वैल्यूज़ के, बाद में आपने एवरेज की है, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि पहले आप एवरेज ले लें और बाद में स्क्वायर करें। ये क्लियर है जी? ये अक्सर ये क्वेश्चन भी आया हुआ था पुराने पास पेपर्स में, तो आपने ये ज़रा ध्यान रखना है। तो आगे आ जाए जी, ये हमारा यहाँ तक पहुँच गए थे हम, लेकिन अब मसला ये है कि जो आपके क्या कहते हैं ये जो होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में नहीं ट्रैवल करते, वो तो किसी भी यानी 3D में भी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे ये आपका क्यूब है इस तरह से करके, तो वो अगर ऐसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं जो कि स्पेस है, यानी कि आपको पता है ना 2D का क्या मतलब है कि आप एक्स और वाई प्लेन में ट्रैवल करें। तो अगर अगर आपका पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन में ट्रैवल करता है तो इसका मतलब है वो यूं जा रहा है और वो, एक मिनट मैं ये वाई ऊपर ले लूं, ये वाई ऊपर ले लेती हूँ, एक्स इधर ले लेती हूँ। तो ये अगर आपकी स्पीड ये है, लेट से कि मैं ना इसको सी प्राइम कह लेती हूँ। तो अगर आपकी स्पीड सी प्राइम है तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे आपकी स्पीड के, अगर वो प्लेन में होती। तो पहले मैं प्लेन की बात करूंगी, फिर मैं उसको 3D पे ले जाऊंगी, क्योंकि क्यूब में अगर कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है तो इट माइट बी ट्रैवलिंग इन स्पेस जो कि 3D बनती है। तो पहले मैं प्लेन की बात कर लेती हूँ। तो उसका एक कंपोनेंट बनेगा सी एक्स, ठीक है, और एक कंपोनेंट बनेगा जी सी वाई। तो सी प्राइम जो है पाइथागोरस से सी एक्स स्क्र, बल्कि सी प्राइम का स्क्र इज इक्वल टू सी एक्स स्क्र प्लस सी वाई स्क्र होगा। ये बात समझ आ गई जी आपको? जी। अच्छा, चलिए जी, अब हम प्लेन उसमें चले जाते हैं स्पेस में। तो अगर आपका पार्टिकल स्पेस में ट्रेवल कर रहा है तो मैं यूं कर लेती हूँ कि ये मेरा जी एक्सिस है और वो जो मेरा प्लेन है, यानी कि एक मिनट मैं इसकी कोशिश करती हूँ कि ये कैसे होगा। हाँ, यूं, ये तो ये मेरा x है और ये मेरा y है, ठीक है। तो अभी अभी बात हो रही थी कि अगर हमारा ये जो y में है तो ये c प्राइम था, आपको याद होगा ये c प्राइम है, और उसका एक कंपोनेंट मैंने सी एक्स बनाया था और ये वाला कंपोनेंट मैंने सी वाई बनाया था, ठीक है जी। और ये c प्राइम की वैल्यू ये वाली निकाल ली थी। लेकिन अगर ये स्पेस में हुआ तो इसका तीसरा कंपोनेंट यानी कि ये स्पेस में हुआ तो ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा, लेट इट बी के वो सी है। तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे बेटा, एक ये वाला कंपोनेंट मैं एज्यूम कर लूंगी यानी कि सी प्राइम, और एक तीसरा कंपोनेंट मैं एज्यूम कर लूंगी जो कि अलोंग द सी जी होगा। आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ आई, वरना अदर में असल में ना 3D में अगर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होती ना कि मैं दिखा सकती तो इसको कि कैसे ये शो होगा, तो वो ज़्यादा मेरे लिए इजी होता। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ इसको मज़ीद थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। एक मिनट, ये आपका एक्स है अगर, तो मैं इसके एक जो यानी कि ये जो जो जेड एक्सिस के अलोंग है उसका एक कंपोनेंट यूं बना लेती हूँ, ठीक है जी। और एक जो है वो प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेगा यानी ये सी प्राइम होगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे ये y ले लेते हैं, तो ये एक कंपोनेंट इसका ये जो सी प्राइम के दो दो बना दिए, ये सी प्राइम है आपका, और इसका एक कंपोनेंट x के अलोंग है और एक कंपोनेंट इसका ये y के अलोंग है, ठीक है जी। ये ऐसे करके मतलब ये वाला सी वाई है आपका और ये वाला सी एक्स है, और ये x के अलोंग, ये y के अलोंग, और ये जो रेड वाला मैं दिखा रही हूँ ये सी जी है, दिस इज जी कंपोनेंट। तो इसका मतलब है जो आपका सी है वो भी, उस पे भी पाइथागोरस लग सकता है, मतलब मैं इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस लगा रही हूँ, ठीक है। अभी आपको बाहिर 90 डिग्री दिख नहीं रही, लेकिन रियलिटी में ये 90 डिग्री है। मतलब ये वाला एंगल जो है ना स्पेसिफिकली, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला।
ये जी वाला ठीक एंगल है। 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई ये सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी जी स्क्वेयर प्लस सी प्राइम स्क्वेयर। तो जब आप ये वैल्यू प्लग इन करेंगे तो ये आ जाएगा सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी वाई स्क्वेयर। तो स्पेस में अगर आपका पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है तो उसके तीन कंपोनेंट्स बनेंगे, जिस यानी स्पीड के तीन कंपोनेंट्स बनेंगे, और स्पीड का एक कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग होगा, दूसरा वाई के लॉन्ग और जी के लॉन्ग होगा तीसरा। तो हमने जो अभी अभी प्रेशर का फार्मूला लगाया था वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग था, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि यार स्पीड तो हमारी 3D में है, यानी स्पेस में आपका पार्टिकल क्यूब के अंदर ट्रैवल कर रहा होगा, तो फिर उसके उसकी स्पीड के तीन कंपोनेंट्स बना लिए। अब मैं यहाँ पे एक एजम्पशन लूँगी, पेपर में वो भी पूछता है कि आपने क्या एजम्पशन लिया इस डेरिवेशन में। तो एजम्पशन मैं सिंप्लिसिटी करने के लिए ये कर रही हूँ कि ये तीनों जो स्पीड्स के कंपोनेंट हैं उनकी वैल्यू सेम है। तो अगर ये तीनों कंपोनेंट्स सेम वैल्यू है, मैग्नीट्यूड उनका सेम है, तो इट वुड बी, मैं सी जी स्क्वेयर की जगह भी सी एक्स लिख सकती हूँ और सी वाई स्क्वेयर की जगह भी सी एक्स लिख सकती हूँ। तो ये आ जाएगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सी एक्स स्क्वेयर। और यहाँ से आपकी जो एक्स डायरेक्शन में आपकी स्पीड है दैट वुड बी 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन स्पेस। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि वो जो टोटल प्रेशर का फार्मूला आपने निकाला था, डेंसिटी टाइम्स मीन स्क्वायर स्पीड्स इन एक्स डायरेक्शन, तो आप इसको रिप्लेस कर दें, ठीक है जी। ताकि वो 3D में कन्वर्ट हो जाए, यानी आपकी जो स्पीड है वो 3D में कन्वर्ट हो गई। यानी आपने ये कहा कि भाई आप इवन आप इवन उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड को भी कैटर कर रहे हैं जो 3 डायमेंशन में है, यानी कि स्पेस में आपके पार्टिकल ने पोजेस की हुई है। तो 1/3 रो और ये मीन स्क्वायर स्पीड, ये फार्मूला आ गया हमारे पास, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसको भी आपने याद रखना है, यानी ये फार्मूला आपको आना चाहिए। बल्कि इसका एक और वर्जन आप यूं याद रखें, दैट इज NM/V, और ये मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है जी। ये वाला फार्मूला भी याद रखना है। तो एक बात याद रखनी है कि एवरेज जो होती है ना वो होती ही तब है जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब ये बेसिकली जो ये सी स्क्वायर है ये स्पीड एवरेज स्पीड बल्कि स्क्वायर स्पीड है, एवरेज ऑफ स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आपके कंटेनर में उनका ये एवरेज है, उनका स्क्वायर लेके फिर उसका एवरेज है, ठीक है जी। तो ये है कहानी। अम, इसके बाद इसमें जो है ना वो मज़ीद वो आ जाती है एक और चीज़, और वो चीज़ ये है कि हमने प्रेशर के लिए तो डेरिवेशन कर ली। तो अब हम डेरिवेशन करेंगे भला किसके लिए, टेम्परेचर का रिलेशनशिप और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, और टेम्परेचर का रिलेशनशिप। और बाय द वे ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है। अच्छा, उसके बाद अब ये जो हम कर रहे हैं इसमें कैसे हमने हैंडल करना है चीज़ों को। अम, हम लोगों ने ये करना है कि हम दो फार्मूलाज हैं, एक तो है PV = NKT, ठीक है, और एक ये जो फार्मूला अभी हमने लिखा है ये प्रेशर वाला, दैट इज़ 1/3 NM/V एंड मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है जी। ये फार्मूला, इन दोनों को मिला के हमने इसके लिए रिलेशन डिराइव करना है। तो हम इसको यहाँ से जी, या जगह PV = 3 NM मीन स्क्वायर स्पीड, ये दोनों इक्वेट करवा दें। तो ये आ जाएगा NKT = 3 NM मीन स्क्वायर स्पीड। यहाँ से जी n कैंसिल हो गया दोनों साइडों से, KT = 3M मीन स्क्वायर स्पीड। और फिर आप बल्कि 3 को भी दूसरी साइड पे ले जाएं तो 1/3 KT = MC²। और आपने यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा। तो ये बन जाएगा जी, ये हमने क्या किया, ये कुछ गलती तो नहीं कर दी? ये गलती कर दी है जी, इधर आपने मुझे भाई बताया नहीं है कि मैंने ये
1/3 था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ पे 1/3 था। देखा, इसका मतलब है भाई हैदर अटेंटिव नहीं है। भाई मेरा भी ध्यान नहीं हम्म। तो ये जी दोनों साइडों पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 3/2 kT आ गया हमारा। ठीक है जी। अच्छा, ये अब आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब इसमें एक मसला है यार, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा इशू बनता है क्वेश्चंस करने में, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम ये है कि आप देख रहे हैं कि हमने जो डेरिवेशन स्टार्ट की थी, दैट वाज फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, लेकिन अ, आप देखें कि वो n जो है वो कैंसिल हो रहा है। अगर वो n कैंसिल हो भी रहा है ना, तो ये जो स्पीड है ये तो ऑल मॉलिक्यूल्स की स्पीड है। ठीक है जी। यहाँ पे जो स्पीड आएगी वो हमेशा तमाम मॉलिक्यूल्स की स्पीड आएगी। अब इशू ये बन जाता है कि अम, जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो आप जब ये फार्मूला यूज़ करते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं कि 3/2 kT का फार्मूला लगाते हैं, तो फिर वो कभी n से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं क्वेश्चन में ना। मतलब अगर वो जब जब वो कह रहे होते हैं ना ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो उसके लिए जब ये फार्मूला लगा लेते हैं वो लोग, तो फिर n मॉलिक्यूल्स के लिए वो इसको 3/2 n kT ले लेते हैं। ठीक है जी। ये इशू बनता है अक्सर। लेकिन लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें ये जो सी स्क्वायर है, वो एवरेज स्पीड है तमाम मॉलिक्यूल्स की, वो एक मॉलिक्यूल की स्पीड नहीं है। तो अगर उन्होंने एवरेज स्पीड निकालने को बोला हो, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं, उसमें फिर हमें एन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली एन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कहें, पहले वो आपको एक की काइनेटिक एनर्जी लेट से निकालने को कहते हैं, तो इससे तो आपके पास एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आएगी ये 3/2 kT से, क्योंकि इसमें एन का कैंसिल हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी इस साइड पे। ठीक है, ये सारी काइनेटिक एनर्जी है, और ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3/2 kT है। लेकिन अगर आपने एन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी निकाली, तो दैट वुड बी 3/2 n kT। बट अगर आपने स्पीड निकाली, अगर आपने तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड निकालनी हुई, तो आप ये फार्मूला एज इट इज लगाएंगे, इसमें फिर आपने एन नहीं लगाना, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये ऑलरेडी एन मॉलिक्यूल्स के लिए है, उनकी एवरेज स्पीड के लिए। ये जो मीन होता है वो होता ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एवरेज के लिए है। जबकि 3/2 kT ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, तो 3/2 n kT जो है वो एन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। बात समझ आइए? जी ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि बेसिकली बताएं जरा मैंने क्या यानी कहा है, कुछ समझ आपने आई आपको? जी आपने कहा है कि जो ऊपर वाला फार्मूला है उससे एक मॉलिक्यूल की हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, और वो हम्म। फार्मूला तब यूज करना है जब हमने मीन निकालनी होगी, मीन स्पीड निकालनी होगी। और जो नीचे बिल्कुल वाला सही। फार्मूला है उसमें एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सारे मॉलिक्यूल्स की हमारे पास कंबाइंड आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, हाँ। तो ये काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी हुई ना एन मॉलिक्यूल्स के लिए, तो आप 3/2 n kT करेंगे, क्योंकि इस साइड पे तो फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकलेगी ना। ठीक है। तो जबकि आपने अगर मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी हो किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की, तो जाहिर है वो तो एवरेज ही होगी, तमाम मॉलिक्यूल्स होंगे ना उसमें इंक्लूडेड। तो वो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं, फिर आप इधर एन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। तो वो गलती आपने नहीं करनी। मतलब मीन स्क्वायर स्पीड के लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। वैसे बाय द वे, मीन स्क्वायर स्पीड के लिए एक और फार्मूला भी यूज हो सकता है, और वो फार्मूला है ये। मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए आप ये भी लगा सकते हैं, और आप ये भी लगा सकते हैं, ये दोनों के दोनों लगेंगे मीन स्क्वायर स्पीड के लिए। जबकि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एन मॉलिक्यूल्स है वो उसके लिए ये होगा, और काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल अगर निकालनी हो, तो दैट वुड बी 3/2 kT। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका एन जो है वो कट चुका है, तो ये एक मॉलिक्यूल की रह गई फिर। सही है जी। तो ये कहानी है। इसके बाद इसमें क्या चीज आती है,
अच्छा, इसमें फिर कुछ लॉज हैं, वो आपको अब मैं बता देती हूँ कि आइडियल गैस जो है ना उसकी डेफिनेशन अगर वो आपसे पूछेंगे तो आपने क्या कहना है कि फार्मूला, जो गैस इस फार्मूले को या फिर इस फार्मूले को ओबे करती हो, और वो ये भी साथ में आपने बताना है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की ऑल वैल्यूज़ के लिए ये फार्मूला वैलिड है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और फिर आप इसमें अगर आपने ये फार्मूला यूज़ किया हुआ होगा तो आप एन बता दें कि ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्योंकि 3 मार्क्स के भी आ जाती है ये डेफिनेशन, तो फिर ज़्यादा डिटेल देनी पड़ेगी। और आर जो है वो मोलर गैस कांस्टेंट है, और कैपिटल एन जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अच्छा, के को कहीं आप वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो के होता है उसके साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा, उसको कभी भी के नहीं लिखते, उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखा जाता है, ठीक है, तो वो नहीं आपने गलती करनी। अब आपको समझ आ गई कि आइडियल गैस की डेफिनेशन में आप या तो कहेंगे कि आइडियल गैस इस लॉ को ओबे करती है या इसको, और उसमें कहें कि ये क्वेश्चन वैलिड है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंड एन और आर को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद डेफिनेशन में एन की डेफिनेशन भी आएगी। एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, और उसकी डेफिनेशन क्या है कि जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in in 12 grams of uh, in 12 grams of कार्बन 12, है ना, ऐसे ही है ना, कार्बन 12 के जो 12 ग्राम में जितनी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो एन है। फिर एक एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन वो लोग पूछते हैं, और वो क्या होगी कि 1 मोल में जितने मॉलिक्यूल हो, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ये कार्बन 12 को आप रेफरेंस के तौर पे यूज़ करेंगे इन दोनों को डिफाइन करने के लिए। अच्छा, उसके बाद इसमें और क्या चीज़ आ जाती है, इसमें लॉज आते हैं, यस, के P1V1 = P2V2, और वॉल्यूम और टेम्परेचर इनवर्स रिलेशन है ना, वो भी तो V1T1 = V2T2, लेकिन ये प्रेशर कांस्टेंट है तब वैलिड होगा, और ये कब होगा वैलिड, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और इसके अलावा प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो P1/T1 = P2/T2 फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा जी, एक ये लॉज हो गए। अच्छा, एक चीज़ और कि PV = NRT में अगर आपके अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं तब ये चलेगा, ये वाला फार्मूला। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि आपने किसी कंटेनर में गैस रखी हुई है और वो लीक कर रहा है कंटेनर, तो फिर एन जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, तो फिर आप ये नहीं लगा सकते। फिर उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर अब देखें जैसे गैस का वॉल्यूम का रिलेशनशिप, या फिर आप बल्कि उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हैं इस सिचुएशन में, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट ना हो, या टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हैं अलग से, कि आप कहें कि जी टेम्परेचर कांस्टेंट है गैस का, यानी उन्होंने टेम्परेचर अगर मेंटेन किया हुआ है, हालांकि गैस लीक हो रही है, पर टेम्परेचर मेंटेन कर किया हुआ है, तो आप प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। और उसके बाद फिर मैंने आपके साथ क्या डिस्कस करना है जी, इसमें आ जाता है वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय गैस होगा जी नेगेटिव, ये कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन याद रहेगी आपको। और ये है जी वर्क डन ऑन द गैस, अगर होगा तो वो होगा पॉजिटिव। और याद रखें कि नेगेटिव कब होता है, जब आपकी गैस एक्सपैंड कर रही होती है, तो ये एक्सपेंशन के केस में होगा, यानी जब वर्क डन गैस को करना पड़ेगा तो वर्क गॉट आउट, सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। जबकि अगर वर्क डन गैस पे हो रहा है तो वर्क गॉट इन, तो ये पॉजिटिव कंसिडर होगा। और नॉर्मली इस केस में गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अच्छा, फिर इसमें आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है जी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इसमें याद रखिएगा कि डेल्टा यू पॉजिटिव कब होगा। अब चूंकि ये लॉ अगर आप आइडियल गैस के लिए यूज़ कर रहे हैं, वैसे ये लॉ सबके लिए वैलिड है, लेकिन अगर आइडियल गैस के लिए आपने इसे यूज़ किया तो याद रखें कि आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी आपको पता ही है कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल होती है। और बल्कि हम इसको लिखते हैं, इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स randomly distributed among the molecules। randomly distributed among molecules हम क्यों कहते हैं, क्योंकि तमाम molecules की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं होती, बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट स्पीड्स। उनकी डिफरेंट स्पीड होती है तभी तो आप एवरेज लेते हैं ना। तो चूंकि वो डिफरेंट स्पीड्स हैं इसलिए आप इसके लिए रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड का वर्ड यूज़ करते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्या जी, कि हम कह रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। ये तो नॉर्मल चीज़ों के लिए, लेकिन आइडियल गैसेस के केस में आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो होती है फॉर आइडियल गैसेस स्पेसिफिकली, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़ीरो होती हैं, उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो इस वजह से हमें ये पता चला कि इंटरनल एनर्जी जो है आइडियल गैस की वो हो जाएगी 3/2 NKT। ठीक है, तो हमें ये समझ आई कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो इसका मतलब है कि डेल्टा यू पॉजिटिव अगर हुआ तो इसका मतलब है कि आपकी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अगर आपकी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो आप कहेंगे डेल्टा यू पॉजिटिव है, और अगर डेल्टा यू नेगेटिव होगा तो आप कहेंगे आपकी गैस का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, तो ये स्टोरी है। अच्छा, उसके बाद यूं है कि डेल्टा क्यू की बात अभी तक नहीं हुई, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू की साइन कन्वेंशन हमें पता चल गई हैं, और डेल्टा यू की भी साइन कन्वेंशन, खास तौर पे कि टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंडेंस है इसकी। टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर रहा है आपके गैस का तो इसका मतलब है कि डेल्टा यू नेगेटिव कंसिडर होगा। और डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब कंसिडर होगा बच्चों, ये होगा पॉजिटिव तब होगा जब आपकी हीट एंटर हो रही है सिस्टम में। गैस के अंदर अगर हीट एंटर हो रही है तो आपने पॉजिटिव लेना है, और अगर उसको लीव करके जा रही है तो आपने नेगेटिव लेना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हीट एंटर होने से या लीव होने से टेम्परेचर राइज हो, ये बात याद रखिएगा। ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर गैस के अंदर हीट आ रही है तो आपका ज़रूर टेम्परेचर राइज होगा। मे बी उस हीट से सिर्फ और सिर्फ वर्क डन हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो ये सिचुएशनल होता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर तो वॉल्यूम गैस का कांस्टेंट होता है, यानी वर्क डन नहीं करा रही वो हीट, फिर वो टेम्परेचर राइज करने में यूज़ होगी। और अगर आपकी गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है, पिस्टन फिक्स नहीं है, तो वो जो हीट एंटर होगी उसकी वजह से आपके गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है। अच्छा, ये अब हमें सारी चीज़ें ये तो समझ आ गई कि कैसे इसने वर्क करना है। अब इसके क्वेश्चंस होंगे तो फिर ही ज़्यादा बेहतर जो है ना हमें आइडिया होगा। तो हम एक काम कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है मई जून 2024 के वेरिएंट 41 का, वो ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं। आवाज़ कटी तो नहीं है यार बीच में, सब ठीक चल रहा है? जी ठीक है। चले सही है जी। मई जून 2024 का क्वेश्चन नंबर 41 है, पेपर 41 है, सॉरी। हम्म, ये आ गया क्वेश्चन, ये है जी। इसका असल में जो लास्ट पार्ट है वो वर्थ इट है, और असल में इस लास्ट पार्ट के लिए ही मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। जी, सबसे पहले व्हाट इज मेंट बाय आइडियल गैस इन्होंने कहा, वो तो आप बता देंगे, अभी डिस्कस हुआ है। यूज वन ऑफ द बेसिक assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन आइडियल गैस। आप सिंपल बताएंगे जी कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़ीरो होती हैं, और बात ख़त्म। ठीक है जी, मैं इसकी मार्किंग स्कीम भी साथ में
निकाल लेती हूँ। अ, जी, यस, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। आगे आ जाए जी, नेक्स्ट बी पार्ट में कहता है कि एक सैंपल है जिसका वॉल्यूम इतना है, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, तो आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। सिंपल, आप पी वी इज इक्वल टू एन के टी लगा देंगे। आगे कहता है एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो ये इसमें लगेगा 3/2 kT, और आप आंसर निकाल लेंगे। फिर कहता है इंटरनल एनर्जी हम आवाज निकालें कट और गई थी, एक्सप्लेन दोबारा बोलिएगा योर। दूसरा वाला। जी बेटा, जी क्या कह रहे हैं? जी मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, आपने कुछ कहा। जी मैं कह रहा था वो आवाज कट गई थी दूसरे पार्ट पे, दूसरा पार्ट जरा दोबारा बताइएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट में मैं कह रही हूँ कि उसने वन मॉलिक्यूल की एनर्जी पूछी है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो वन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, याद है अभी हमने डिस्कस किया था। तो अगर सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती तो n kT करते हम, ठीक है ना। जी ठीक है। अच्छा, आगे कहते हैं इंटरनल एनर्जी निकालनी है और एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो इसमें आपने रिटर्न में लिखना होता है। इसमें आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। तो वो आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और फिर आप इसमें क्या बताएंगे कि इसमें आप ये बताएंगे कि जी गैस इतने प्रेशर पे है और टेम्परेचर उसका इतना है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, ओके। इसमें हाँ समझ आ गई। इसमें देखें आप ये करेंगे ना कि इंटरनल एनर्जी ये वाला नहीं यूज़ करेंगे, सॉरी, क्योंकि मुझे डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू का नहीं पता। तो आपको अभी अभी मैंने डेरिवेशन करके दी थी कि वो 3/2 n kT होती है ना। तो अब इसमें रीजनिंग एक्सप्लेन करनी है, तो आप आपका क्या ख्याल है कि रीजनिंग कैसे एक्सप्लेन की जा सकती है अब इसमें? यानी ये जो अब हमने कहा कि इंटरनल एनर्जी 3/2 n kT है, अभी देखें मैंने डिराइव किया था ये किधर गया? जी मैम, वो काइनेटिक एनर्जी हाँ, की था तो पोटेंशियल वैसे जीरो थी हम। हाँ ये चीज। तो आपने असल में ये जो दो नंबर यानी एक्सप्लेन योर रीजनिंग में आपने असल में ये बात बतानी है कि भाई इसकी चूंकि आप लिखेंगे कि जी एक्सप्लेन योर रीजनिंग रीजनिंग में लिखेंगे कि असल में इंटरनल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है। और आप कहेंगे कि पोटेंशियल तो जीरो होगी क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो हैं, तो इसलिए आप लिखेंगे कि डेल्टा यू सिर्फ और सिर्फ एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल बनेगी। और फिर आप उसको लाजमी एन लगाना है, इसमें तो लाजमी एन लगाना है क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो ऑल मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। तो ये तो लाजमी एन के साथ होगी, ठीक है ना। ये हो ही नहीं सकता कि ये इंटरनल एनर्जी का जो है ना फॉर्मूला फॉर आइडियल गैसेस एन के बगैर हो, ठीक है। अच्छा जी, अगले लास्ट पेज पे आ जाते हैं जिसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, और वो ये फार्मूला है। यानी कि बेसिकली इस तरह की चीज़ें आपको पता ही है कि फिज़िक्स में बड़ी फेमस होती हैं कि अम, जो आपका ग्राफ होता है उसको अंडरस्टैंड करना कि ये कैसे बनेगा। कह रहे हैं कि वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है। उसने कहा कि वॉल्यूम को हम वेरी कर रहे हैं और उसका प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी का ग्राफ कैसे बनेगा? इंटरनल एनर्जी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, जबकि आपका प्रेशर कांस्टेंट है। बड़ी यूनिक और मज़ेदार चीज़ है। अब इसमें आपने ये सोचना है कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी की डिपेंडेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ है। तो आप देख लें कि आपको याद होना चाहिए कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है फॉर कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे ही है ना। यस। तो अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्ट हैं तो इसका मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज करने पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो डायरेक्ट है इंटरनल, उसके साथ इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो ये आपका जो है ना वो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए।
अब मुझे नहीं पता कि ये आंसर क्या है, लेट मी चेक। स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव ग्रेडियंट, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है जी, समझ आ गई। अच्छा, अब एक चीज रह गई, मुझे याद आ गया अचानक कि इसमें आरएमएस स्पीड वाली बात मैंने नहीं की। एक और चीज है जी कि आरएमएस स्पीड को कैसे हमने, ये क्या चीज होती है? ये होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। वो ही जो पुरानी वाली मीन स्क्वायर स्पीड थी, उसका आप रूट ले लें तो वो आरएमएस स्पीड बन जाएगी। मैम मतलब ये, आपको जी जी, आवाज आ रही है जी? हाँ वो जी आ लाइन रही है। बनाने के बाद आवाज कट गई थी आपकी। अच्छा, मैंने यही कहा कि ये हमने इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम का ये डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया ना कि ये मैंने कैसे सोचा है इसके बारे में। हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा जी, उसके बाद ये है कि हमने अब आरएमएस स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आरएमएस स्पीड का फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो आरएमएस के स्पीड के निकालने के लिए मैंने आपको दो फार्मूलाज बताए थे। एक है जी वन जी बाई हाँ, थ्री आवाज अभी भी नहीं आ रही सही। अब बताएं। मुझे लग रहा है आप अपनी जगह चेंज करके देखें ना, थोड़ी सी इधर उधर डायरेक्शन वगैरह कुछ। जी अब ठीक है। हम्म। ये अच्छा आरएमएस का बताइएगा जरा, ये सुना नहीं मैंने। अच्छा, आरएमएस स्पीड क्या होती है जी? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो मीन स्क्वायर स्पीड तो पहले भी डिस्कस किया ना हमने अभी। मीन स्क्वायर स्पीड बेसिकली आपकी क्या है? ये वाली स्पीड है, ये है मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या हो जाएगी? अंडर रूट ये, ठीक है, ये आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी। अच्छा, उसके बाद आपका जो फार्मूला था प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 Nm/v वाला, इसमें ऐसे आ रही थी आपकी मीन स्क्वायर स्पीड। और अगर आपने आरएमएस स्पीड निकालनी हो तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको प्रेशर और गैस के एक मॉलिक्यूल का मास और वॉल्यूम पता हो तो आप ये फार्मूला लगा के पहले आप मीन स्क्वायर स्पीड निकाल लें, पहले आप ये फाइंड आउट कर लें, फिर आप उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपकी फिर आरएमएस स्पीड बन जाएगी, ठीक है। और दो जो अदर ऑप्शन अवेलेबल है वो ये है कि आप ये वाला फार्मूला लगा लें मीन स्क्वायर स्पीड का 3/2 kT, और यहाँ से आप मीन स्क्वायर स्पीड निकाल लें अगर आपको टेम्परेचर पता है गैस का, और ये निकाल के फिर आप उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है जी। ये दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये तरीका कर लें, दूसरा तरीका आप ये कर लें, तो दोनों से आपकी आरएमएस वैल्यू निकल सकती है। ठीक है जी, क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा, अब एक बात कि नॉर्मली यूं होता है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो 1/2 mc² = 3/2 kT के फार्मूले में आपका ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी मॉलिक्यूल ऑफ गैस उसका मास और ये सब चीज़ें कांस्टेंट है। तो असल में मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ, ठीक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लूं तो इसका मतलब है आपकी आरएमएस स्पीड जो है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फर्ज करें कि आपने एक गिवन टेम्परेचर पे, लेट से कि मसलन आपने टू 293 केल्विन पे आपने एक आरएमएस स्पीड की वैल्यू निकाली है, फॉर एग्जाम्पल 5.6, मैं वैसे ही एग्जाम्पल ले रही हूँ। आपने फर्ज करें कि इस टेम्परेचर पे ये आरएमएस स्पीड निकाली है, तो आपसे वो किसी और टेम्परेचर पे मांगे अगर आरएमएस स्पीड, मसलन वो कहे कि अब आप 337 केल्विन पे आरएमएस स्पीड निकाल के दें, तो आप रेशो मेथड लगाएंगे, और रेशो मेथड जरा ध्यान से लगाइएगा। वो ऐसे लगेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 293 जो है वो 5.6 की आरएमएस स्पीड दिलाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 337 जो है वो कौन सी आरएमएस स्पीड दिलाएगा? तो ये आप रेशो मेथड से निकाल सकते हैं, उसमें स्क्वायर रूट आएगा फिर टेम्परेचर के साथ। ठीक हो गया? क्लियर होगी है जी ये बात? जी क्लियर है।
मुझे लगता है जैसे अभी भी आपकी आप कट तो नहीं रही है अभी भी आवाज? जी नहीं, अब ठीक है। चलें, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक आखिरी चीज के प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है ना, प्रेशर और वॉल्यूम का, ये साइकिल एक होता है जो बड़ा ही फेमस है। उसमें वाई एक्सिस पे आपकी गैस का प्रेशर लिया जाता है नॉर्मली, और इधर वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है जी। और उसमें यूं होगा कि वो आपको इंफॉर्मेशन देगी कि आपकी गैस जो है वो उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। फॉर एग्जांपल कि जो आपका क्वेश्चन आया था इसके अंदर पास्ट पेपर में, या आपके कौन सा जो पेपर था, P4 था आपका, उसमें ये जी, जैसे कि ये क्वेश्चन था, ये बड़ा ही मुझे पसंद आया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। मैं इसको थोड़ा सा अरेज कर देती हूँ और यहाँ से आपको समझा सकती हूँ। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में ये देखें, मैं एक मिनट इसकी पिक्चर बना लेती हूँ। और हाँ जी, तो ये टेबल है, और ये टेबल फिलअप करना होगा, लेकिन पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि ये क्वेश्चन जो है ना, पहले यहाँ से रीड करें हम, तो फिर हमें समझ आएगी। जैसे कि ये केस है, क्योंकि केस के बगैर यानी एग्जाम्पल के बगैर हमें कुछ समझ नहीं आएगी। तो ये देखें, इसमें लिखा हुआ है कि एक आइडियल गैस है जिसके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस n है, यानी n मोल्स हैं उसके, और गैस इनिशियली स्टेट x में है, उसका प्रेशर 2p है और वॉल्यूम v है। तो लें जी, अगर मैं प्रेशर 2p और वॉल्यूम v हो, तो यहाँ पे आपको बना के देती हूँ कि जैसे कि ये आपका अगर प्रेशर P है और ये 2p है, और यहाँ पे वॉल्यूम V हो और इधर वॉल्यूम आपका 2v हो, तो ये जो पहला पॉइंट है आपका वो x इधर बनता है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद देखें जी, वो कहता है कि गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू स्टेट y। फिर आपने गैस को ठंडा किया और वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रखा था आपने, लेकिन प्रेशर जो है रिड्यूस हो गया, P हो गया। तो आए जी, ये ड्रॉ करते हैं कि आपने गैस को ठंडा किया, ठीक है, स्टेट y तक आप ले गए, उसकी वजह से गैस का प्रेशर रिड्यूस हो गया, लेकिन वॉल्यूम उसका कांस्टेंट था। तो गैस जो है ना वो इस साइकिल से गुजरी है, मतलब गैस जो है वो x से y पे गई है, जिसमें उसका टेम्परेचर रिड्यूस हुआ है यहाँ से यहाँ। तो ज़ाहिर है इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हुई होगी, लेकिन वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि आपको पता है गैस के लिए जो फार्मूला होता है वर्क डन का, वो P डेल्टा V है, जिसमें याद रहे कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये याद रहे लाजमी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते। फिर आपको दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं, और फिर गैस के लिए वर्क डन के लिए जो है ना वो ऑप्शन अवेलेबल होगा कि वो निकाल सकते हैं। वरना अगर गैस का वर्क डन निकालना है तो आप प्रेशर कांस्टेंट होगा तो तभी ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज फिर ये लगाना पड़ेगा। अच्छा, आगे आ जाए जी कि इसमें क्या कह रहा है वो, कि फिर उसने कहा कि गैस को दोबारा से हीट किया गया। ये मैं फोर्थ लाइन पढ़ रही हूँ, ठीक है। The gas is then heated at constant pressure to state Z with volume 2V। फिर आपने गैस को हीट किया तो उसका वॉल्यूम जो है वो 2V हो गया, लेकिन उसका प्रेशर कांस्टेंट रहा, और अब आपने उसको हीट किया तो जाहिर है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई होगी गैस की। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी गैस की डिक्रीज हुई है, मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे डेल्टा U1 है। और फिर Y से Z तक आपकी जो गैस की इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हुई है दोबारा से, दैट इज डेल्टा U2। और तीसरे पोर्शन में वो क्या कह रहा है, जरा आप तीसरे पोर्शन में पढ़ें। फाइनली द गैस रिटर्न्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर टू स्टेट x।
अब ये जो मैं फिफ्थ लाइन पढ़ रही हूँ, फाइनली द गैस रिटर्न्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर टू स्टेट एक्स, तो इसमें वो कह रहा है कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी जी से एक्स के दरमियान आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो गैस है वो जी से एक्स पे जा रहा है तो उसका वॉल्यूम में भी चेंज आएगा और उसके प्रेशर में भी चेंज आएगा। तो आप याद करें कि प्रेशर एंड वॉल्यूम की प्रोपोर्शनैलिटी होती थी जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो मुझे बताएं कि क्या रिलेशन है फिर उनका प्रेशर और वॉल्यूम का, कुछ याद है? इनवर्स है मैम। शाबाशी, इनवर्स है। और अगर प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप इनवर्स हो तो आपको पता है कि ऐसी कर्व बनती है। तो दैट्स वाई ये यहाँ पे बेटा ऐसी कर्व बनेगी, तो ये वाला केस होगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा U3 की वैल्यू है वो जीरो होगी, बिकॉज उसने कहा है कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो ये दो बातें हमें पता चल गई यहाँ से, और कर्व की शेप भी हमें समझ आ गई। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसने ये भी बताया है यहाँ पे, फाइनली द गैस रिटर्न्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर टू स्टेट एक्स, कि जब भी ये साइक्लिक प्रोसेस होता है तो एक बात याद रखिएगा कि अब ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, जो कि मैं कहती हूँ कि डिस्टिंक्शन वाली बात है। वो बात ये है कि जो आपका फार्मूला है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, मसलन P1 V1 nRT1, मसलन गैस के आपके प्रेशर और वॉल्यूम आपने चेंज किया, टेम्परेचर भी चेंज हो गया, और फिर मतलब मैं कहूँ कि ये गैस का प्रेशर था P1 यहाँ पे इनिशियली, और वॉल्यूम V1 था, फिर आप उसको X से Y पे लेकर गए, उसका प्रेशर और प्रेशर कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम चेंज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आई, फिर Y से Z पे लेकर गए तो फिर आपके वॉल्यूम में चेंज आई, प्रेशर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर में भी चेंज आई। ओके। और फिर जब आप जी से एक्स पे गए तो फिर जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो वापस, यानी P2V2 जो है वो वापस वही हो गया है जो पहले था। मेरा पॉइंट समझ आई आपको कि एक्स गैस जिस पॉइंट से चली थी, गैस ने जिस जगह से स्टार्ट लिया था, गैस वापस उस जगह पर आ गई है, तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। तो अब आप इस फार्मूले में देखें कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम यानी P1V1 इज इक्वल टू nRT1 हो और P2V2 इज इक्वल टू nRT2 हो, अगर P1V1 और P2V2 सेम है तो फॉर श्योर टेम्परेचर भी सेम होगा, ऐसे ही नहीं है? जी ऐसे ही है। इसका मतलब है कि गैस अगर एक्स पॉइंट से चली थी और साइक्लिक प्रोसेस के बाद वो वापस एक्स पे आई है, तो जो टेम्परेचर उसका इनिशियल था वही फाइनल भी है। तो अगर इनिशियल टेम्परेचर और आवाज कर फाइनल रही थी, हम दोबारा बताइएगा। ओके, मैंने कहा कि अगर गैस एक्स पॉइंट से मतलब स्टार्ट लिया था उसने, और फिर साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो वापस उसी पॉइंट पर आ गई, यानी उसके प्रेशर और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हैं, क्योंकि ये ग्राफ तो प्रेशर और वॉल्यूम दिखाता है, टेम्परेचर तो नहीं दिखाता। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर भी सेम होगा। ठीक है ना, ये आवाज आ गई? जी जी। अच्छा, अब अगर टेम्परेचर सेम है, यानी टेम्परेचर में ओवरऑल आई एम सेइंग कि ओवरऑल अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आई, तो इसका मतलब है ओवरऑल डेल्टा यू ऑफ गैस during the cyclic process, during complete cycle rather we can say, during complete cycle आपका डेल्टा यू जो है वो जीरो होगा। ये बात मैं कह रही हूँ, पेपर में इस बात का प्रूफ आपको, अब आपको इस बात का प्रूफ समझ आया कि क्यों जीरो है ड्यूरिंग द होल साइकिल, डेल्टा यू की वैल्यू पूरे साइकिल में जीरो क्यों है? क्योंकि आपका आपके पूरे साइकिल में P1V1 वापस वहीं आ गया है जहां पे पहले था। तो अगर P1V1 कांस्टेंट है, P1V1 और P2V2 सेम है अगर, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो nRT1 के बराबर आ रहा है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट कंप्लीट साइकिल के अंदर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू फॉर द कंप्लीट साइकिल भी सेम होगा, यानी दे विल बी नो चेंज इन गैस, यानी यू कांस्टेंट होगा। मतलब गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो आपकी कांस्टेंट होगी। ठीक है जी। जी ठीक है। तो गैस की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट का यही मतलब होता है कि देर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो डेल्टा यू फॉर द, बार बार कह रही हूँ, फॉर कंप्लीट साइकिल ये जीरो। अब ये बात मैंने ना बड़ी इंपॉर्टेंट की है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि अगर डेल्टा यू
पूरे के लिए 0 है, और डेल्टा यू पूरे का किस पे डिपेंड करता है? तीनों पोर्शंस के इंटरनल एनर्जी पे, यानी तीन के इसके वो स्टेजेस थी ना, x से y, y से z और z से x। तो इन तीनों का सम जो है वो डेल्टा यू के बराबर है, तो इसका मतलब इन तीनों का सम 0 बनता है। ये चीज क्लियर हो गई? जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पेपर में ज़ाहिर है आपने कहीं पे यूज किया और उसने आपसे रीजनिंग मांग ली, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। मतलब आपका रट्टा नहीं होना चाहिए कि बस यार तीनों जो स्टेजेस हैं उनकी इंटरनल एनर्जी 0 होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कंप्लीट साइकिल हो, अगर ये क्लोज ना होता, अगर ये साइकिल क्लोज ना होता, तो फिर P1 V1 और P2 V2 सेम नहीं होने थे, फिर टेम्परेचर सेम नहीं होना था गैस का, यानी कि इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम नहीं होना था, और डेफिनेटली फिर फॉर द होल साइकिल टोटल इंटरनल एनर्जी या चेंज इन टोटल इंटरनल एनर्जी भी 0 नहीं होनी थी, अगर ये यहाँ पे वापस ना आता। ठीक है, यानी कि वो ग्राफ जो है। तो अब हम आ जाते हैं उस क्वेश्चन पर वापस। किधर गया ये, कि इसमें फिर इन्होंने ना टेबल बनाने को बोला हुआ था, तो टेबल आपने बनाना है, और 5 मार्क्स का टेबल था, बस इसको कंप्लीट करते हैं। हमें सब बातें तो पता चल गई हैं। इसमें इन्होंने खास तौर पे कहा हुआ है कि आपने ना यू पी वी और डब्ल्यू की टर्म्स में बात करनी है। तो लें जी, एक्स से वाई के दरमियान आपको याद है कि वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो वर्क डन 0 होगा। और जी से एक्स में भी उन्होंने कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है थ्रू आउट, तो वो ये भी 0 बन रहा था। तो अब आप क्या करेंगे कि इसके लिए आप डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू का फार्मूला लगाएं। तो ये आपका ये है ना इंटरनल। अच्छा, इस पे मत जाइएगा कि इंक्रीज वो बोलता है, वो ऐसे ही झूठ बोल देता है इंक्रीज या ट्रांसफर टू द गैस। ये जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर टू द गैस ही हो, तो ये गैस को लीव भी कर सकती है आपकी एनर्जी, या इंटरनल एनर्जी डिक्रीज भी हो सकती है, माइनस साइन के साथ भी वैल्यूज आ सकती हैं। तो ये ऐसे ही हेडिंग में इस तरह बता देते हैं, बेसिकली यू मस्ट कंसिडर इट एज चेंज सिंपल। और देखिए ये किस तरह से लिखा हुआ है, वर्क डन ऑन द गैस, हालांकि वर्क डन बाय द गैस भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आप इस पे ना परेशान होइएगा अगर ऐसा हो। अच्छा खैर, यहाँ पे ये प्लस डेल्टा ये डब्ल्यू आ गया और ये आपका 0 आ गया, तो ये आपकी थर्मल एनर्जी जो है ना वो निकल आएगी। क्या निकल आएगी जी? -W की वैल्यू निकल आएगी, ये इसका आंसर होगा। और ये वाली वैल्यू कैसे निकालनी है? वही जो अभी आपको सिखाया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों वैल्यूज आपको पता हैं, तो ये आप यहाँ पे लगा देंगे। मतलब एक वैल्यू प्लस यू आ जाएगी, एक 0 आ जाएगी, तो आपका डेल्टा U1 निकल आएगा जी -U। ये आपकी तीसरी वैल्यू भी निकल आई। और इसी तरह अगर आपको ये और ये पता है, तो आप फिर से इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, तो आपका ये आंसर आ सकता है इसका डेल्टा क्यू का जी। ठीक है, आप यानी इधर इधर पुट करेंगे 0 और इधर पुट करेंगे -U, तो ये आपका डेल्टा क्यू -U आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब आप क्या करेंगे, इसमें वर्क डन जो था, हाँ ये वाला जो केस था y से z पे, ये वर्क डन का क्या केस था जी? एक मिनट। इसमें हमारा जो ग्राफ था y से z पे, वर्क डन डेल्टा w इज इक्वल टू p डेल्टा v निकलना था। और ये देखें, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट द जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम हमेशा बड़े वॉल्यूम में से छोटा निकालते हैं, क्योंकि चेंज हमने हमेशा पॉजिटिव रखनी होती है, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू की डिसीजन पॉजिटिव या नेगेटिव की वो हम उस पर करते हैं कि वर्क गॉट आउट है या वर्क गॉट इन है। बात समझ आई? डेल्टा डब्ल्यू का पॉजिटिव या नेगेटिव होना, उसकी डिसीजन इस बात पे होती है कि गैस एक्सपैंड करी है या कॉन्ट्रैक्ट करी है। इसका डेल्टा डब्ल्यू का पॉजिटिव नेगेटिव बीच में हिंडर नहीं करना चाहिए, वो आपको तंग ना करे। तो ये टोटल वॉल्यूम 2V आ जाएगा, उसमें से आप ये वाला V माइनस करेंगे, तो ये PV आपका आंसर आएगा, डेल्टा डब्ल्यू का आंसर PV। तो ये जी मैं इधर लगा दूंगी, ये आपका PV पॉजिटिव आ जाएगा। और फिर आप ये इन दोनों को लेके या फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा Q। ये आ गया आपका +U, ये आ गया PV। तो आपका जो डेल्टा Q है वो U माइनस PV निकल आएगा। ये जी आपका तीसरा आंसर। ठीक है जी, क्लियर है? जी क्लियर है। एनी क्वेश्चन? नो मैम।
चलें ठीक है, फिर जी इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।